अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरयार एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज़। आज हमारे पास जो गाड़ी है ये टोयोटा यारिस है और टोयोटा यारिस के काफ़ी सारे 6, 7, 8 वेरिएंट्स आते हैं। 2 रिसेंटली एरो के नाम से, किट के नाम से वो ऐड हुए थे उसकी लाइनअप के अंदर। बट आज हमारे पास जो वेरिएंट है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 1.5 ATIV-X CVT और हमारे साथ उसके ओनर मौजूद हैं। हम इस गाड़ी के उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि अभी तक का उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और अगर आप भी ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपना बाइंग डिसीजन करना चाहिए। सो ओनर रिव्यू की तरफ ही चलते हैं और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। सो हामिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हामिद, मुझे बताएं कि आपने ये गाड़ी कितने की ली थी? सर ये बेसिकली 21 मॉडल यारिस, जैसे आपने बताया 1.5 ATIV-X CVT है। बिल्कुल सही। ये मैंने परचेज़ किया रिसेंटली, अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ। ठीक है। और ये मुझे मिली है 14,000 माइलेज थी इसकी। ठीक है। बिल्कुल स्क्रैचलेस, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कार डी थी और बहुत रिसर्च के बाद मुझे ये 47 की मिली है। सही है। और जब आपने ली उस टाइम इसकी नई की प्राइस क्या चल रही थी, कोई आइडिया आपको? सर इसकी नई की प्राइस 59 समथिंग थी, 5960 थी। वो अभी भी मेरा ख्याल है करंटली उतनी है। इसमें दोबारा प्राइस हाइक तो नहीं आया। बट 0 मीटर की तरफ मेरा बजट अराउंड 4.5-4.7 मिलियन ही था। सही है। उसमें मुझे यही डिसीजन बेहतर लगा कि हम यारिस की तरफ ही मूव करें। ठीक है। और मुझे ये बताएं, आपने 4.5 मिलियन में ली, जब आप गाड़ी लेने का सोच रहे थे, एक तो पहले इससे कौन सी यूज़ कर रहे थे वो बता दें। सर मेरे पास इससे पहले जो पर्सनल यूज़ के लिए कार थी वो तो होंडा सिटी थी 2005 मॉडल। ठीक है। मेरा चूँकि ट्रैवर्स डेली बहरिया टू गुलबर्ग है तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, तो मेरे लिए एवरेज जो थी गाड़ी की वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कंसिडरिंग द रीसेंट प्राइस हाइक्स ऑफ द पेट्रोल। सही। तो इससे पहले जो दूसरी घर में गाड़ी है वो सिविक एक्स है। ठीक है। वो भी यूजी टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है उसका। और इससे पहले इत्तफाकन मैंने कुछ अर्सा 6 महीने 1.3 यारिस का भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है चलाने का। अच्छा ठीक है। तो अगर मेरे पास ये भी ऑप्शन थी कि मैं 1.3 फॉर बेटर एवरेज, क्योंकि हम लोगों के जहन में एक चीज़ होती है कि यार 1.3 1.5 के कंपैरिजन में 1.3 की शायद एवरेज थोड़ी बेहतर हो, तो लोग उस तरह स्विच करते हैं। बट कुछ ऐसे फीचर्स थे, की फीचर्स थे जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ था। बिकॉज 4.7 मिलियन स्पेंड करना गाड़ी के ऊपर आज के दौर में मेरा नहीं ख्याल है कि छोटी अमाउंट है। इट्स अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ मनी। तो मुझे लगता था कि कुछ फीचर्स हैं जो वैल्यू फॉर मनी काउंट होते हैं कि ये तो गाड़ी में मस्ट है। बिल्कुल। जैसे मतलब कंसिडरिंग पुश स्टार्ट एक था, मुझे पता नहीं क्यों वो चाबी से चलाना, अब उसमें कोई एतराज़ नहीं है, बहुत से लोगों की पर्सनल डिसीजन है। मेरे लिए एक ऐसा की फीचर था कि यार मैं 4.7 ही गाड़ी पे स्पेंड करने के लिए जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो इसके अंदर मौजूद हों। हाँ, कुछ आप समझ लें कि एडवांस जो टेक्नोलॉजी, एडवांस में नहीं, अब तो ये बड़ी स्टैंडर्ड हो चुकी हुई है। ऐसे ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी भी हमारी लोकली असेंबल्ड कार्स हैं, हम उनको कुछ बहुत टॉप नॉच या अप टू द मार्क फीचर्स तो नहीं आते, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स ऐसे हैं कि आवाम जिसके साथ अब शनास हो चुकी है। क्लाइमेट कंट्रोल ऐसी चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर नहीं है। CVT गेयर्स का ये था कि कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन जब आपके पास होती है बेटर एवरेज, क्योंकि मेरा सिविक के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अच्छी एवरेज है। इनफैक्ट जो मेरा डिसीजन जब टाइम था, मेरे पास फैमिली का एक बड़ा प्रेशर था कि यार चलो आप सिविक ही कंसिडर कर लो। मुझे शायद इस बजट के अंदर 16 मॉडल या 17 मॉडल अर्ली की मुझे कोई गाड़ी मिल सकती थी। उसमें ये था कि शायद मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता ऑन माइलेज, वो कोई 60-70 हज़ार चली हुई गाड़ी मिलती। सही। प्लस ये था कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और जो की फैक्टर था वो गाड़ी की रीसेल वैल्यू थी। बिकॉज मैंने इसको डे 1 जब परचेज़ किया था, मेरा अल्टीमेट टारगेट जो है वो इज़ टू अपग्रेड इन अ फ्यू मंथ्स। तो यारिस का बहुत ज़्यादा मार्केट सर्वे करने के बाद एटलीस्ट मुझे इतना पता था कि इसकी मार्केट गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसकी डायरेक्ट कंपेटिटर होंडा सिटी जो है मार्केट में कंपैरेटिवली रनिंग बहुत अच्छी है उसकी रीसेल वैल्यू। लेकिन यारिस टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है कि आपके हर छोटे शहर बड़े शहर में गाड़ी चलती है। बिल्कुल। होंडा को लोग इस तरह से प्रेफर नहीं करते। तो उसके बरक्स एक और ऑप्शन मेरे पास स्विफ्ट की भी थी, GLX CVT
थी जो नहीं आई है, वो लेकिन हैचबैक में आ जाती वो हैचबैक में आ जाती है। प्लस मेरी चूंकि मुझे एक फैमिली कार चाहिए थी मेरी अपनी फैमिली के लिए, हाँ। तो स्विफ्ट का अगर पीछे लेग स्पेस लेग रूम की बात करें तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। यारिस में एटलीस्ट आपको ये कॉम्पैक्ट सेडान जरूर है, लेकिन एटलीस्ट यू गेट अ वेरी रीजनेबल डिसेंट साइज की गाड़ी कि चलो आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। आपको लगेज का कोई, मेरा ट्रैवलिंग चूंकि बहुत ज़्यादा है अक्रॉस द सिटीज़, ठीक है। तो आपको लगेज वगैरह का एटलीस्ट इशू नहीं आता। ठीक है, तो आपने ये जो कंसिडरेशन आपकी थी, एक मेन तो इसकी रीसेल वैल्यू थी कि आपकी कैश इन हैंड हो, इस वजह से आपने ये प्रेफर की। और एक और ऑप्शन मेरे माइंड में आ रही है कि चंगान एल्सविन भी थी इसी कैटेगरी में, तो उसको आपने कंसिडर किया था या फिर आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में? चंगान एल्सविन का मैंने कुछ रिव्यूज़ भी देखे हैं ऑनलाइन। सही है। तो एल्सविन की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है जिन लोगों के पास है वो लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे फीचर्स हैं उसके अंदर, सनरूफ बीइंग द मेन रीजन। और वो इस कैटेगरी के अंदर अकेली गाड़ी है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन मैं शायद उन आप कह लें कि वो एक टिपिकल स्टीरियोटिपिकल सोच अटैच हो जाती है ना चाइनीज इंजन्स के साथ या चाइनीज ब्रांड्स के साथ, तो शायद वो मेरे में फॉल्ट है। मैं इस तरह से सोचता हूँ कि मेरे लिए ब्रांड रिलायबिलिटी जो है ना, इवन दो हमने सारी जिंदगी, मैंने अभी भी जिक्र किया कि होंडा सिटी 2005 थी मेरे पास, जो कि बहुत पुराना वेरिएंट है, लेकिन एक होंडा के साथ जो है ना हमारी कह लें लॉयल्टीज शायद बहुत ज़्यादा थी। तो टोयोटा पे शिफ्ट करना भी, मेरे शायद फादर भी इसलिए खुश नहीं थे कि यार होंडा है उनके लिए। ठीक है। तो मेरे आई गेस टोयोटा एंड होंडा द नेम्स मार्केट में ऐसे के जो बहुत रिलायबल हैं। यस, एल्सविन और इवन चंगान, अब जो ओशान X7 उन्होंने रिलीज की है, दे आर द गेम चेंजर्स ऑफ द दिस कैटेगरी। तो अच्छी ऑप्शन है, बट मैंने ऑनेस्टली उसको कंसिडर भी नहीं किया, सोचा भी नहीं इस तरफ। ठीक है, यानी अभी आप जो डिपेंड करना चाहते हैं वो ऐसे ब्रांड पे करना चाहते हैं जो एक तो रिलायबल हो, प्लस उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज भी, नेटवर्क उसका काफी बड़ा हो। जी बिल्कुल। ठीक है, तो फाइनली आपने टोयोटा यारिस ये ले ली, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दें कि एक तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता दें, एक तो इसका एसी की परफॉर्मेंस कैसी है ये बता दें, और ये आता है क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो इसका। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सिविक से बेहतर इसका एसी लगता है। सही इसके है। बहुत चिलिंग एसी है। सही है। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि फैमिली में ऑब्वियसली टोयोटा और भी लोगों के पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम इवन जो अब इनकी दूसरी ग्रैंडे और एल्टिस वगैरह भी आ रही हैं, उस लाइन में भी ऐसा फील होता है कि इन्होंने एसी के साथ शायद कुछ किया है। मुझे ऑनेस्टली पूरा दिन इस सख्त गर्मी में, आजकल पीक गर्मी के दिन है, पीक ह्यूमिडिटी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसकी एक तो ह्यूमिडिटी की वजह से वैसे एसी पावर शायद इंक्रीज कर जाती है, सूट करता है क्लाइमेट। लेकिन मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ और अगर ये वेंट्स मेरी तरफ हैं तो मैंने ऑटो पे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैंने इसको 1 की सिंगल स्पीड पे चलाया होता है फ़ैन, 23, 24, बास टाइम शाम का वक्त होता है तो 25 के ऊपर भी बहुत। हालांकि मुझे गर्मी लगती है जनरली ज़्यादा, तो मेरा एसी तेज़ ही होता है, लेकिन ये मुझे वाकई 24, 25 से नीचे ऊपर करने की ज़रूरत फील नहीं होती। बहुत अच्छा एसी है, बहुत चिलिंग एसी है। इसके अलावा जो फीचर्स की आपने बात की उसमें एक इसका जो फीचर पुश स्टार्ट का हमने जिक्र कर लिया, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसके अंदर एक जो चीज़ कमी मैं कह सकता हूँ, फीचर्स शायद बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। इसके कंपेटिटर्स के अंदर जिस तरह एल्सविन की आपने बात की, सनरूफ आता है, इसमें नहीं आता। मुझे जो मेरे लिए शॉकिंग था वो ये था, इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी बाय स्टॉक नहीं आते। तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हमारे चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह के हैं कि कहीं खड़ी गाड़ी देख लें तो वो लग ही जाते हैं। तो बेहतर यही है, मुझे था कि यार ये फीचर होना चाहिए, वो मैंने फिर टोयोटा से ही इसको अपग्रेड करवा लिया था। अच्छा। तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं, इसमें क्रूज नहीं आता। क्रूज स्टिक शायद इतनी आफ्टर मार्केट महंगी भी नहीं है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली उसका इतना यूजेज मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। इतना डिपेंडेंसी क्रूज की मुझे ज़रूरत फील नहीं है क्योंकि उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी सिविक है, तो वो इसमें नहीं था, मुझे उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया। बाकी उसके अलावा इसके अंदर DRLs एक एक्स्ट्रा फीचर है कंपेयरिंग टू 1.3, क्योंकि वो भी मेरे एक डिसीजन में था यारिस का। तो उसमें DRLs की कमी है। क्रोम हैंडल्स हैं विच आई डोंट नो शुड बी काउंटेड एज अ फीचर और नॉट, क्योंकि वो सिर्फ एक कलर प्रेफरेंस है। मुझे तो कलर बॉडी कलर वाले भी बिल्कुल ठीक लगते हैं। इसके अलावा एक इसकी जो पोशिश है वो सरप्राइजिंगली लेदर में नहीं आती है, मैंने आफ्टर मार्केट पोशिश करवाई है बाद में। और मेरा तो ख्याल है 1.5 जो उसमें प्रीमियम फैब्रिक आता है, बस फैब्रिक कुछ इम्प्रूव्ड है। हाँ जी, बस फैब्रिक इम्प्रूव्ड है। मुझे वो, मैं उसकी निटी ग्रिटीज में तो नहीं कभी गया कि फैब्रिक में क्या चेंजेस हैं, मुझे मोर और लेस एक ही जैसे लगे हैं। बिल्कुल सही। तो शायद कलर का कुछ डिफरेंस था जो 1.3 में मुझे याद पड़ता है, बट ऐसी चीज़ नहीं थी कि मेरा ख्याल एटलीस्ट यार वो एक प्रीमियम
आपको कोई अच्छी नाइस पोशिश देनी चाहिए थी। प्रीमियम फैब्रिक के नाम से हम उसको मार्केट तो कर दिया। अच्छा नहीं, एक और चीज़ है ना कि इसके 7-8 वेरिएंट हो गए हैं मार्केट में, इतनी लंबी लाइनअप है, और आप तमाम अगर वेरिएंट्स को देखें ना, किसी में एक चीज़ है दूसरे में नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो एक लेदर की ऑप्शन भी दी जा सकती है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। मेरा एग्जैक्टली ये पॉइंट है कि एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, जिस तरह इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बैक कैमरा शुक्र है दिया हुआ है, बिल्कुल। तो डिस्प्ले साइज इसका बहुत छोटा है बट रीजनेबल है कि आपने एक बैक के लिए व्यू ही लेना है। उसके अलावा अगर आपने अपना मोबाइल मिरर करना है तो इसके अंदर टी लिंक ज़रूर ऑप्शन में गिवन है, लेकिन ना इसमें एंड्रॉयड ऑटो प्ले है, ना इसमें कार प्ले फॉर एप्पल। तो ये कुछ ऐसे की फीचर्स हैं। सेफ्टी एयर बैग्स भी जो हैं वो 2 शुक्र है 2 भी दे दिए उन्होंने, एक स्टीयरिंग में एक डैशबोर्ड में। सही है। तो मेरा ख्याल है कि कार मेकर्स कहीं ना कहीं, मतलब दिस इज़ माई ओपिनियन विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम शायद वैल्यू फॉर मनी से ज़्यादा हम देखते हैं कि क्या चीज़ कितने में बिक जाएगी यहाँ पे। हम कुछ ट्रेंड सेटिंग नहीं है, हम एक ही चीज़ जितनी लंबी की जा सकती है, मुझे लगता है हम कार मेकर्स जो हैं सारी सोच उस तरफ चली गई भी है। तो विच इज़ वाई कि जब ये एसयूवीज और क्रॉसओवर्स आई हैं तो लोगों का एक बहुत बड़ा शिफ्ट इनकी तरफ गया, एंड राइटली सो। लोग फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आपने जो बात की ना, आई टोटली एग्री कि ये जैसे आपने फीचर्स की बात की कि इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल नहीं है, क्रूज कंट्रोल नहीं है, ये छोटे छोटे फीचर्स, ये इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, और ये जो चीज़ें हैं आई थिंक ये बड़ी एक नॉर्मलाइज अब हो चुकी हुई हैं। और आप इसके कॉम्पिटिशन अब देखें, अब एल्सविन के अंदर जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आ रहा है, फ्लोटिंग डिस्प्ले आ रहा है, मतलब वो सारे फीचर्स हैं। तो आई थिंक कॉम्पिटिशन जिस तरह हेल्दी होता जा रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता इन कंपनीज को भी शिफ्ट करना पड़ेगा उन चीज़ों के ऊपर। डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि आपका जो आज का एंड यूज़र है वो इतना समझदार हो चुका हुआ है कि ही नोज़ के किस फीचर की कितनी प्रैक्टिकलिटी है। हाँ, हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि पैनोरामिक सनरूफ या सिंपल सनरूफ हो या ना हो, वो एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, बट ये जो बेसिक फीचर्स हैं, रिट्रैक्टेबल होना मिरर्स का, एयर बैग्स को इन्हांस करना, मजीद एड्स करना कर्टन के अंदर, ये आई थिंक चीज़ें वक्त के साथ साथ अब इम्प्रूव करनी पड़ेंगी कंपनी को। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। और मेरा ख्याल ये कि जिधर प्राइसेस पहुंच चुकी हैं गाड़ी की, लोग गाड़ी लेना कम कर देंगे, बंद नहीं करेंगे। आपकी सेल परचेज चलेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं कार मेकर्स को अब एक शिफ्ट लाना पड़ेगा अपनी सोच के अंदर कि कुछ तो उनको ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि मेरे जैसा बंदा जो 4.7 एक ऐसी गाड़ी के लिए स्पेंड करने जा रहा है, तो उसको एटलीस्ट एक ज़हनी तसल्ली हो कि यार चलो मुझे ये की फीचर्स तो मिल रहे हैं इसमें, ये तो अवेलेबल है। एक और इसमें मुझे ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजर्स बाद में देख के रिव्यू सोचेंगे कि इस बंदे ने गाड़ी फिर ले क्यों ली है, क्योंकि मेरे दिन में सिर्फ इस टाइम कॉन्स आ रहे हैं। 2 ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी किसी रिव्यू में सुनी नहीं इस गाड़ी के बारे में, मुझे लगता है वो कंसिडर करनी चाहिए। नंबर 1 ये, क्योंकि मेरा क्रॉस द सिटीज ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ जो मैंने फील की है इस गाड़ी के अंदर, जब भी आपके साइड से कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, खासतौर पे हैवी व्हीकल्स जिसमें आपके बसेस एंड ट्रक्स आ जाते हैं, इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स या कर्व वेट, दोनों में से कोई एक चीज़, टेक्निकलिटीज आप लोग बेहतर समझते हैं, कोई एक चीज़ की कमी है जिसकी वजह से गाड़ी एकदम ऐसे एक जर्क लेती है हवा के प्रेशर से। पता चलता है कि यार गाड़ी पता नहीं हल्की है, लिफाफा है, क्या चक्कर है, लेकिन जैसे विंड कट होती है इसके अंदर एक हल्का ड्रैग आ जाता है। ठीक है। दूसरी ये चीज़ मेरे लिए वेरी सरप्राइजिंग कि इसका जो ये लॉक सिस्टम है इधर, कार डोर्स का जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, ये प्रोवाइडेड है, मेरे राइट आर्म रेस्ट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन नंबर 1 ये ब्रेक्स के साथ अटैच नहीं है। जैसे कई गाड़ियों का होता है ना, फर्स्ट ब्रेक अप्लाई करते हैं लॉक हो जाते हैं, गाड़ी लॉक नहीं होती, आपको मैनुअली लॉक करनी पड़ती है और फिर अनलॉक करनी पड़ती है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से, जो कि सेफ्टी के हिसाब से। यस, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा भी जो है वो 1.5 साल का है, तो वो ज्यादातर अपनी माँ के साथ आगे बैठता है, तो वो तो कभी भी मैं अगर भूल जाऊँ इसको लॉक करना तो वो पुल कर देता है लिवर, और मुझे फिर बाद में याद आता है कि वो लॉक तो मैंने किया ही नहीं। हाँ नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप जैसी गाड़ी मूव करते हैं तो एटलीस्ट ऑटो सेंट्रल लॉकिंग हो जाए। और नंबर 2 ये कि हालात जितने खराब हो चुके हैं, लाइक स्नैचिंग्स और इस तरह के इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, तो आई थिंक ये एक ऐसा फीचर है जो कि ऐड होना चाहिए गाड़ी में और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक की फीचर जो मैं भूल गया जो इसके अंदर है और 1.3 में नहीं है, मेरा ख्याल है वो प्रोज का भी जिक्र करते हैं, इसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले जो है आपके स्पीडोमीटर में, ये आपको मिल जाता है जो आपको 1.3 में नहीं मिलता। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको ट्रिप एवरेजेस अपने मिल जाते हैं, ट्रिप ए बी वो तो सेपरेट हर गाड़ी में आजकल मौजूद है ऑटोमीटर के साथ, लेकिन इसके अलावा ट्रिप समरीज आपको बड़ी अच्छी मिल जाती हैं कि आपका एक और की फीचर उसके साथ अटैच कि इसमें जो मोड्स हैं 3, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और इसका नॉर्मल मोड, तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि भाई मैं किस फुट के साथ कितना चला रहा हूँ, तो मेरी कैसी एवरेज रह रही, उससे मुझे ऐसा मेंटली एक वो कंपेटिटिवनेस रहती है अपनी एवरेजेस के साथ
कि मैं कोई बहुत ज़्यादा रफ और रैश ड्राइविंग करने वाला नहीं हूँ। मेरा ट्रैवल डेली का इतना है कि मुझे होता है कि सुकून से ही आए, सुकून से ही जाएं, कोई जल्दी नहीं है। तो आप नॉर्मल पे ड्राइव करते तो हैं? मेरा इको मोड होता है, इको मोड ऑन होता है। उसके अलावा मेरी ना नज़र थ्रू आउट इसके ऊपर रहती है कि मेरी एवरेज अप एंड डाउन में कितना कर रहा हूँ, मेरा आरपीएम ज़्यादा तो ऊपर नहीं जा रहा। मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ इस मामले में, ठीक है, टू मेंटेन बेटर एवरेज देन अगेन इन द एंड। तो वो बड़ा हेल्पफुल फीचर है। और आपकी बात ये कॉन्शियस होना भी पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं तो डेफिनेटली इंसान को वो सोचना पड़ता है चीज़ों का भी। अच्छा, ड्राइविंग मोड्स भी हैं और ये TFT LCD है इसके अंदर 4.2 इंचेस की, ठीक है। और इसकी ट्रांसमिशन आपने बताया था 7 स्पीड CVT है जी, बिल्कुल, और 1500 सीसी है जो कि आई थिंक 106 हॉर्स पावर और तकरीबन 140 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अच्छा, फ्यूल एवरेज की हमने बात की है कि क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि कितनी आप उससे मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं। तो सिटी के अंदर आपको इस 1.5 की कितनी एवरेज मिली है विद AC बता दें और हाईवे पे भी बता दें, और उसके साथ मुझे कंपैरिजन भी थोड़ा सा दे दें क्योंकि आप 1.3 भी ड्राइव कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन 1.3 एंड 1.5? एक जो मिथ बनी हुई है कि शायद 1.3 की कम होती है, क्या ये वाकई ट्रू है या फिर 1.5 की बेहतर एवरेज है? अच्छा, आई वुड फर्स्टली से कि ये शायद बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। ये आपके फुट के ऊपर एवरेज और देगा। मैंने जब ये गाड़ी जिनसे ली थी जन हजरत से, उन्होंने बहुत प्यार से इसको गाड़ी को रखा हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो उन्होंने मुझे गाड़ी में दिखाई थी वो ये थी, उनका ऑडोमीटर था और ट्रिप रीसेट नहीं किया था। कोई 900 किलोमीटर गाड़ी उनकी जो थी लास्ट ट्रिप पे चली हुई थी, सही है। और एवरेज उनकी सरप्राइजिंगली शो हो रही थी 23.4 समथिंग। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इसकी एवरेज बड़ी अच्छी है। मैंने कहा कि सर होगी अच्छी, लोग जनरली तारीफ़ भी करते हैं यार इसकी। मैंने जब मार्केट का सर्वे किया था, एक और इसी तरह मुझे साहब मिले थे, उनकी 17.8 थी, ठीक है। तो मेरे लिए ज़रा सरप्राइजिंग था और कुछ शॉकिंग से ज़्यादा कह लें कि मैं एक डिसबिलीफ में था कि नहीं यार इतनी नहीं हो सकती। कि अब वैसे ही है जिस तरह ये अभी हम जा रहे हैं मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे जा रहे हैं, तो रश भी है गाड़ी, क्योंकि लाहौर मेरा टाइमिंग ऑफिस टाइमिंग में आना है, ऑफिस टाइमिंग में जाना है वापस। पीक आवर्स तो पीक आवर्स जो आपके ट्रैफिक के होते हैं, आई वुड से कि मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट रहा है इसके अंदर इंटरसिटी विद AC आपका जो एक आम कॉमन यूज़र का यूज़ है उसके अंदर इसकी एवरेज वुड फॉल अराउंड 14 किलोमीटर्स पर लीटर, ठीक है। और ये वेरिएट करती है, बहुत ज़्यादा रश हो तो इससे ड्रॉप करती है, इससे ऊपर नहीं जाती, ठीक है। वो ज़ाहिर है एक मैक्सिमम लिमिट होती है गाड़ी की, और आप एज एन एवरेज बात कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे का वही आप वाली बात है कि ड्राइविंग स्टाइल डिफरेंट है। और मेरा ख्याल है कि कंपनी क्लेम भी इसका अराउंड 13 या 14 करती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन है इतना ही, और वो फुलफिल करता है। एटलीस्ट कंपनी जो क्लेम कर रही है वो ये फुलफिल करती है। लॉन्ग रूट्स पे बात कर लें तो देन अगेन अगर मैं बिल्कुल स्पीड लिमिट्स के हिसाब से 120 के ऊपर स्टेबल फीट के साथ जाऊं तो इट गोज अराउंड 16.5 to 17 ये विद AC मुझे देती है, ठीक है, तो विच इज़ गुड फॉर मी। और कंपैरिजन करें अगर 1.3 के साथ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सेम एक्सपीरियंस उसके साथ भी यही रहा। मुझे उसमें भी इंटरसिटी यही 13-14 की एवरेज मिलती रही है और लॉन्ग रूट पे 16-17 की मिली है, ना मुझे उससे ज़्यादा मिली है ना मुझे इससे कम मिली है, ठीक है। तो मेरे लिए इसलिए 1.3 से 1.5 पे आना वाज नॉट अ बिग डिसीजन। मैं चूंकि ऑलरेडी 1.8 भी चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि इतना डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस इम्पैक्ट नहीं है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी एवरेज है ये गाड़ी के लिए, 1500 सीसी गाड़ी के लिए अच्छी एवरेज है, ठीक है। और इसके साथ मुझे ये भी बताएं कि दोनों की इंजन पावर में कितना डिफरेंस फील होता है? इंजन पावर की अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बात करूं तो मुझे 1.3 का उस तरह से टॉर्क वगैरह याद तो नहीं, हाँ इतना ज़रूर है, मैं ये फॉर श्योर कह सकता हूँ कि ये भागती ज़्यादा है, गाड़ी उड़ती है, गाड़ी बताती है कि भाई मैं टोयोटा हूँ और मैं 1.5 हूँ, ठीक है। आपका अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं कि जो आपको राह चलते चलते कोई अगर हॉर्न दे रहा है और आपको शौक है कि मैं को जल्दी से ओवरटेक कर लूं, तो आप इस पे ये वाला शशका पूरा कर सकते हैं, एगोइस्टिक जो अप्रोच है वो कर सकते हैं। वो गाड़ी अपना साथ निभाती है, अच्छी दौड़ अच्छी है इसकी और बहुत स्टेबल भी है। आई वुड से कि आई वुड स्ट्रिक्टली रेकमेंड एंड डिस्क्लेमर कि आप लोग ओवर स्पीडिंग मत करें, लेकिन कभी कभी इंसान के अंदर वो जो एक थोड़ा सा वो होता है कि यार मैं जरा इसको भगा के भी चेक करूं, तो आई हैव जस्ट टेस्टेड इट ऑन मोर देन 150। ये गाड़ी बिल्कुल स्टेबल अपने पैरों पे रहती है, कोई वाइब्रेशन कोई बबलिंग मुझे नहीं फील हुई इसके अंदर। बिल्कुल सही है। और जाहिर बात है हमारी जो लिमिट्स हैं मोटरवे पे भी 120 है सर, तो हम डेफिनेटली इसी चीज़ को स्ट्रिक्टली अपने व्यूअर्स को भी बताते हैं कि जो स्पीड लिमिट्स हैं चाहे वो शहर की हैं चाहे हाईवेज की हैं, उसको स्ट्रिक्टली जो है उसको फॉलो करें। और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, बट स्टिल अपनी सेफ्टी को पहले प्रायोरिटाइज करें, उसके बाद कोई भी ऐसा रिस्क लें। अच्छा, उसके बाद मुझे अब ये बता दें इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है?
सर बिल्ड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो जिस तरह ये पियानो ब्लैक के अंदर इनके साइड कंसोल्स हैं, ओवरऑल आई वुड से कि कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स जो है वो बड़ा अच्छा है। आपको इस बेज कलर की वजह से कंजेस्टेड, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेडान है, सारे बड़े करीब करीब बैठे हुए हैं, लेकिन इस कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इतना तंग भी महसूस नहीं होता। और दूसरा ये कि बिल्ड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ उसकी प्लास्टिक या उसके हार्डनेस की बात कर ले, बम्पर अभी तक तो मैं बचा हुआ हूँ। ठीक है, अल्लाह करे बचे ही रहें। अल्लाह करे कि बचे ही रहें। तो वैसे अगर मैं बात करूं तो मेरा अभी तक इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं देखूं कि यार मेरा हिट जो है, क्योंकि होता मोस्टली यही कि आप एक एक्सीडेंट से उसको मेजर करते हैं कि मतलब मेरे जैसा एक लेमैन कि यार इतनी स्पीड पे लगी थी, इतना नुकसान हो गया, तो मेरे लिए वो मेजर अभी जीरो है। ठीक है। मुझे ओवरऑल जो गाड़ी की अलबत्ता फील आती है वो आई थिंक इज गुड, वो इट्स नॉट बैड। मुझे कहीं से ची ची पी पी की आवाज़ें नहीं आ रही, केबिन नॉइज बहुत कम है, हम अभी भी बात कर रहे हैं, हमारे साइड पे ट्रैफिक है, हॉर्न भी है, तो आई थिंक वेल इंसुलेटेड है, रीजनेबली गुड, और बाहर का इतना शोर बहुत ज़्यादा अंदर फील नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, हो गया। और इसके अलावा जैसे आपने बात की कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, मुझे बताएं कोई पार्ट्स के प्राइसेस का आपको आइडिया है इसकी? हेडलाइट्स, फेंडर? नहीं, मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं है इसका। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, लाइक इसका जो ऑयल चेंज आप वगैरह करवाते हैं कितने इंटरवल के बाद करवाते हैं, और उसकी आपकी क्या कॉस्ट आती है? अच्छा, मेरा क्या कहते हैं, अभी चूँकि बिल्कुल 1 मंथ हुआ है और मेरा अभी लकीली इस मंथ के अंदर ट्रेवल इतना नहीं रहा। मैंने जब ये गाड़ी परचेज़ की थी उन्होंने बिल्कुल, अच्छा उनकी एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने डीलरशिप मेरे एक लेते वक्त भी ये चीज़ माइंड में थी कि डीलरशिप मेंटेन गाड़ी जो है वो हम जितना मर्जी कह लें कि जी डीलरशिप महंगी है, बाहर आफ्टर मार्केट आपको मैकेनिक्स जो बहुत सस्ते में वो काम हो जाता है, लेकिन मैंने ऑनेस्टली ये चीज़ फील की है कि डीलरशिप मेंटेन गाड़ी बोलती है कि मैं डीलरशिप मेंटेन्ड हूँ। सही है, प्रॉपरली होती है, प्रॉपरली मेंटेन्ड होती है। उनके ऑयल चेंजेस भी जो लॉग बुक के अंदर हैं वो आफ्टर एवरी वो 3000 2800 के बाद ही, वो ज़रा मुझसे ज़्यादा कह लें वहमी या वो ख्याल करने वाले, वहमी से ज़्यादा मैं कहूँगा आई वुड से कि उन्होंने ओवरली लव किया गाड़ी को। तो मेरा लकीली अभी वो पॉइंट नहीं आया कि मैं डीलरशिप पे जाऊँ, और मेरा इरादा यही है कि डीलरशिप से इसको इंशाल्लाह मेंटेन करवाना है। लेकिन चार्जेस का जितना मुझे नॉलेज है, आई थिंक इसका ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर जो हमारी स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट है वो इट्स नॉट मोर देन 8 to 10,000, ये इसके अंदर ही रेंज फॉल करती है, एंड व्हिच आई थिंक इज रीजनेबल। एंड अगेन रीजनेबल आज की मार्केट में अगर देखें तो रीजनेबल ही है, क्योंकि जितनी प्राइसेस रिसेंटली हाई हो चुकी हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्टेड हैं, और जो डॉलर की प्राइस है और फ्लक्चुएशन जो हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमने एक थोड़े से पहले भी डिस्कस किया था कि 2 एयर बैग्स हैं, उसके अलावा इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स आते हैं जो टॉप ऑफ द लाइन में, इसमें एक हिल स्टार्ट असिस्ट भी आता है। जी बिल्कुल, इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मेरे ज़हन से स्किप हो गया था। और इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह वो भी फीचर्स इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल। जी बिल्कुल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। हाउएवर इसका कोई ऐसा वो नहीं है हिल स्टार्ट असिस्ट में कि आपको कोई प्रॉम्प्ट आया कुछ आया। इवन अगर आप एक रैंप के ऊपर बेसमेंट से अगर आप गाड़ी कभी बाहर निकालते हैं तो इफ़ यू जस्ट पुश ऑन द ब्रेक, मुझे नहीं पता लोगों को ये फीचर पता है कि नहीं पता, अगर ब्रेक पेडल को आप जोर से पुश करते हैं तो गाड़ी आपकी डी के ऊपर भी उधर ही स्टेबल खड़ी हो जाती है, विच इज़ गुड। क्योंकि सिविक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसके अंदर ब्रेक होल्ड का एक फीचर आता है, ऑटो होल्ड, तो खास तौर पे जी बिल्कुल, खास तौर पे पहाड़ी इलाकों में आपको ये फीचर बहुत काम आता है। बजाय ये इसके अंदर तो चले एक वो मैनुअल हैंड ब्रेक भी है ना, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस स्टीप चढ़ाई को या स्लोप को गाड़ी को, बजाय ये कि वो पीछे पुश बैक करे आप उसको करें। तो हिल स्टार्ट असिस्ट यस इसके अंदर है, और ट्रैक्शन कंट्रोल, देन अगेन ट्रैक्शन कंट्रोल इवन आपको लाहौर में भी अगर आप रिंग रोड पे भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको फील होता है, गाड़ी अपनी पकड़ में होती है। किसी भी शार्प टर्न के अंदर, मैंने एक्सट्रीम वेदर के अंदर बारिश, क्योंकि मानसून का ये पीरियड स्टार्ट हो चुका है, बारिशें कुछ देखी हम, तो मुझे ओवरऑल इसका वो जो एक व्हीकल स्टेबिलिटी है वो मुझे फील हुई है कि गाड़ी की अच्छी है। ये ऐसे बेसिक फीचर हैं जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ना होने चाहिए गाड़ी में, क्योंकि ये एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं। अगर हम बात करते हैं ना एयर बैग्स की, वो तो एक पैसिव सेफ्टी फीचर है ना, कि वंस आपका कोई इम्पैक्ट हो गया खुदा ना खास्ता उसके बाद वो आपके काम आएगा, बट ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं।
है। और इसके अलावा मुझे एक तो आपने कहा कि जैसे आपके साथ बच्चे भी बैठते हैं तो इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर भी है, तो वो भी आपने यूज़ किया? जी बिल्कुल, मेरा जो यही 1.5 साल का बेटा है वो जब उसका मन करता है अपनी कार सीट में बैठने का तो फिर डेफिनेटली आइसोफिक्स जो उसके कार एंकर्स हैं वो उसमें काम आते हैं। ठीक हो गया। और लास्ट पे हम एक बात कर लेते हैं इसके लगेज स्पेस की। आपने ट्रैवल किया होगा लॉन्ग रूट्स पे भी, इसकी लगेज स्पेस किस हद तक आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अच्छा, लगेज स्पेस के लिए ये है, सॉरी, मेरी ये सबसे बड़ी शिकायत सिविक के साथ है जो कि इसने फुलफिल किया। अगर ऑन पेपर्स देखें तो सिविक क्लेम ज़्यादा करता है, वो इज़ अबाउट आई गेस 455 लीटर्स और ये क्लेम करते हैं 405 लीटर्स। ठीक है। कुछ इसकी शेप की वजह से इसकी थोड़ी डिक्की ऊंची है और इसका बैग जो ऊंचा है, और सिविक का शायद उसके कट्स इस तरह के हैं। लेकिन मुझे एक फुल साइज ट्रैवल बैग जो है वो सिविक के अंदर मैं एक ही रख पाता हूँ, उसके साथ मीडियम आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा, क्योंकि मेरे साथ बच्चे का स्ट्रॉलर भी होता है। तो मेरे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि लगेज में हमारे ज़रा 2 फुल भारी भरकम बैग्स तैयार होते हैं, तो मेरा लगेज स्पेस का मसला इसने वो सॉर्ट आउट किया। मैं स्ट्रॉलर भी फिक्स कर लेता हूँ उसके अंदर, उसमें थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है कि 2 बैग्स के साथ एक स्ट्रॉलर। मतलब इसकी जो एंट्री है लगेज की वो ज़्यादा वाइड है, वो बहुत इजी है, बहुत वाइड है, और प्लस वो थोड़ा ऊंचे यूं डेप्थ में आपका जो स्पेयर व्हील है उसकी बेस है नीचे, तो वो उसकी वजह से उसकी स्पेस बहुत अच्छी है। ठीक हो गया, मतलब उस लिहाज से भी कोई आपको इशू नहीं है इसके अंदर, वो बहुत अच्छा। चलें लास्ट पे मुझे बस अब आपने एक चीज़ बतानी है, इसकी 1-2 अच्छी क्वालिटीज़ बता दें जो इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हो गाड़ी के, और 1-2 इसकी बुरी क्वालिटीज़ बता दें या फिर कोई फीचर्स जो आपको मिसिंग इसमें लगते हैं। मिसिंग तो वैसे हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं, लेकिन जो चीज़ आपको एनॉय करती हो गाड़ी के अंदर वो बता दें। हाँ अच्छा, सबसे पहले तो हम यूएसपीज़ की तरफ आते हैं। मेरे लिए जो यूएसपीज़ रही, गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, मार्केट वैल्यू, दैट मेक्स अ कार आई थिंक वैल्यू फॉर मनी। सही कि अगर आपको पता हो कि आपने एक चीज़ ली है, उसकी एक रोड प्रेजेंस है, ठीक है, तो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की है आपको, प्लस ये कॉम्पैक्ट सेडान के इस कंपटीशन के अंदर वेयर आई वुड से प्रोटॉन सागा हो गई, आपकी एल्सवन हो गई, सिटी हो गई और यारिस। मेरे लिए शायद एल्सवन और सागा बहुत दूर की बात है, इसको मैं सिटी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। सिटी देन अगेन 1.5 और 1.5 यारिस में, चूँकि टोयोटा का सस्पेंशन एक ऐसी चीज़ है, वो शुरू से इसका यूएसपी रहा है। बिल्कुल। और मेरा चूँकि ट्रैवल जो है वो छोटे शहरों में या गांव देहातों में भी होता है, तो वो रफ ट्रैवल में वहाँ पे रफ ट्रैवल के अंदर उसकी सस्पेंशन बहुत बेहतर है। और मुझे जेन्युइन ये चीज़ फील हुई है, इवन कंपेयरिंग टू द आई वुड से सिविक, एक लग्जरी ब्रांड ऑफ होंडा है, तो एक वाकई डिफरेंस। फर्स्ट टाइम मैंने चूँकि खुद अपनी गाड़ी चलाई है टोयोटा, तो वो इसका यूएसपी है। और प्लस इसके बाद अगर हम बात करें इसके कुछ जो चीज़ें मुझे अनॉय करती हैं, ऑनेस्टली ये फीचर्स ऐसे हैं कि आपको शायद बाइंग के टाइम के ऊपर ये अनॉय करते हैं। जो मिसिंग फीचर्स की हमने बात की, वंस यू गेट यूज्ड टू इट तो ये इतने मैटर नहीं करते। बट रिट्रैक्टेबल मिरर्स एक अनॉइंग पॉइंट था मेरे लिए। सही है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक्स में इसकी क्या शिकायत करूं कि Hyundai एलांट्रा भी जब इलेक्ट्रॉनिक नहीं दे रही तो इस बेचारी का क्या कसूर है कि चलो ठीक है फिर मैनुअल। कुछ ओल्ड स्कूल लोग हैं उनको भी मैनुअल पसंद है, बिल्कुल ऐसे मैनुअल हैंड ब्रेक्स। मेरा ख्याल है हमारे वो नौजवान हजरात जो इनटू ड्रिफ्टिंग एंड स्टफ है उनके लिए शायद ये एक यूएसपी हो। बिल्कुल ऐसे मेरे लिए ये एक अनोइंग फीचर है कि मैनुअल हैंड ब्रेक जो है वो एक टर्न ऑफ है मेरे लिए। बिल्कुल सही है, एंड दैट इज दैट आई गेस। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं ना, जब एक कंपनी इनिशिएटिव लेगी ना इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, तो आई थिंक फिर बाकी भी करेंगे। सर बिल्कुल। हम अगर सारी कंपनीज ये सोचती रहें कि इसके पास भी तो ये है, इसके पास भी तो ये है, तो आई डोंट थिंक कि कहीं पे प्रोग्रेशन आएगा। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होंगी और हमें उम्मीद भी है कि फ्यूचर में जो भी वेरिएंट्स आएंगे या मॉडल्स लॉन्च होंगे उसके अंदर हम एक अच्छे फीचर्स की तरफ जाएंगे और गाड़ियाँ वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा होंगी, ताकि एक कस्टमर बेस बेहतर तरीके से बन सके और एक लॉयल्टी फैक्टर भी आ सके। सो थैंक यू वेरी मच हामिद फॉर योर ऑनेस्ट ओपिनियन, और बहुत ही आपने डिटेल में ब्रीफ किया चीज़ों को। आई सिंसियरली होप कि मैंने टोयोटा लवर्स को या यारिस लवर्स को ज़्यादा ऑफेंड नहीं किया होगा। मेरी अपनी गाड़ी है, मुझे दिलो जान अजीज़, बहुत ज़्यादा अजीज़ है ये गाड़ी। तो इट्स जस्ट दैट कि आप एक चीज़ के पैसे पे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें एज कस्टमर जो आप डिमांडिंग, आपका राइट है कि आप उस चीज़ को डिमांड करें और आप उस चीज़ को पुट फॉरवर्ड करें। तो इट इज़ वन ऑफ देम। ये फीचर्स हमें मिलने चाहिए, इट्स हाई टाइम। पाकिस्तान के अंदर वी कैन सी के आज से 5 साल पीछे चले जाएं और अगले 5 साल की अगर हम प्रोजेक्शन करें
तो आई थिंक देयर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज चेंज। वो नहीं आएगा तो हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है वो अनफॉर्चुनेटली उसका ग्राफ डाउन जाता नज़र आ रहा है अभी फॉर नाउ। लेकिन ये है कि जैसे गेम चेंजेस मार्केट में आए हैं, आई एम वेरी होपफुल कि हमें इन चीज़ों के अंदर, इन पैसों के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स इन्हीं गाड़ियों के अंदर मिलेंगे, बिल्कुल। एंड विच विल देन अल्टीमेटली मेक अस हैप्पी कंज्यूमर। आई वुड से कि सेटिस्फेक्शन लेवल है मेरा यस कि मैं टोयोटा ड्राइव कर रहा हूँ, बट एक जो वो चीज़ है कि मेरे अंदर एक सेंस ऑफ लॉयल्टी इसके साथ बढ़े, वो मुझे लगता है कि शायद इन की फीचर्स के साथ आती है हर गाड़ी के अंदर। बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है आपने 4.5 मिलियन खर्च किया है, तो उसके अगेंस्ट आपकी भी ख्वाहिश होगी कि ये फीचर्स इसके अंदर मजीद होने चाहिए। Definitely. और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो सब्जेक्टिव भी होती हैं हर बंदे की, बट ये बात है कि एक टाइम के साथ साथ हम वो यहाँ वाली बात है, उम्मीद करते हैं कि कंपनीज इसके अंदर एडवांस्ड फीचर्स भी ऐड करेंगी जो उसको एज अ बेसिक फीचर्स प्रोवाइड करेंगी, ना कि एज अ लग्जरी उसको फीचर मार्केट करेंगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन हामिस, आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन का। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इन्फॉर्मेशनल भी होगी। और अगर आप अपना डिसीजन मेक करना चाहते हैं नेक्स्ट गाड़ी का, तो आई थिंक कि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं इस रिव्यू को देखने के बाद। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहेगा। एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।